everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. इस वीडियो में क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इस चैप्टर का एग्जाम पैक आपको देने वाला हूं, जहां पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। क्या है कहानी, अच्छे से समझो। चैप्टर 1 का जैसे आपने ज्योग्राफी का एग्जाम पैक देखा होगा तो मैंने आपको उसमें बताया है कि हाँ इस तरह के सवाल बन के आ सकते हैं। एग्जाम पैक की भूमिकाएं बहुत सारी है। चैप्टर रिवीजन हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आने वाले वो पता चल जाता है, और कैसे आंसर लिखना है खेल खेल में, वो सारी चीजें कवर हो जाती है। यह जो चैप्टर है आपका कौन सा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, इस चैप्टर के साथ में अन्याय हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक गया है, इसको डिलीट करते करते बहुत छोटा कर दिया है। ठीक है, कभी एक समय पे ये जो चैप्टर है ट्रैक्टर ट्रॉली की तरह हुआ करता था बड़ा सा, लेकिन अब उस चैप्टर में मात्र 3 टॉपिक है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस क्यों जरूरी है, या फिर कंजर्वेशन के लिए क्या किया गया है, ठीक है, तो सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए, कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट, जो टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट के, और तीसरा कम्युनिटी ने कैसे कंजर्वेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, बस। तो इसमें इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह ये वाला टॉपिक है। एक ये है कि रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास फॉरेस्ट, वो 3 कैटेगरी, और कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की कम्युनिटी लेवल पे लोगों ने क्या रोल प्ले करा है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सिंपल, दैट्स इट, इतना चैप्टर है। और एंड बिलीव मी, ये जो चैप्टर होगा तो इस चैप्टर से क्वेश्चन जो भी आएंगे वो आपसे बनेंगे, उंगलियों पर गिन सकते हो इतने ही प्रकार के टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन के आएंगे, जो मैं आपको आगे सब्सिक्वेंटली बताऊंगा। ये क्वेश्चन अच्छे से करिएगा, और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन लास्ट में प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फाइन। एग्जाम पैक का पैटर्न आप सभी लोग जानते हैं क्या है, कि शुरुआत में वार्म अप करने के लिए कुछ थोड़े से एमसीक्यूज, ताकि आप वार्म अप फील करो कि हाँ रिवाइज हो रहा है, एक एमसीक्यू आ रहा है तो उससे जुड़ी हुई थ्योरी हमारे दिमाग में आ रही है। फिर कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे जिनके एज इट इज आने की पॉसिबिलिटी बहुत तेज रहती है एग्जाम में। फॉर एग्जांपल, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर एक टॉपिक है, प्रोजेक्ट टाइगर वेरी शॉर्ट आंसर में 2 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में आ गया, और आप ये वीडियो देख के गए तो आपको एज इट इज आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब जो 3 नंबर में पूछे जा सकते, तो आप 3 नंबर के पॉइंट उस पर खींच के मार सको, उस तरह से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो 5 नंबर में पूछे जा सके। सबसे महत्वपूर्ण चीज, सवाल बहरूपिया होता है। सवाल कैसे बहरूपिया होता है, तो वही सवाल जो 3 नंबर में पूछा है वो 5 में पूछा जा सकता है, 5 वाला 3 में पूछा जा सकता है। तो आपको वो एक आर्ट है जो सीखना होगा, क्या कि कैसे कंप्रेस करे, कैसे स्ट्रेच करे आंसर को। फाइन, सो दिस इज द स्टोरी। आगे बढ़ते हैं, तो लेट अस स्टार्ट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सीधे कूद पड़ते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के। हियर वी गो। अब क्या हो रहा है, हम मन से जुड़े। हाँ, तो इधर सवाल स्क्रीन पे आएगा तो जवाब तुम्हारे मन में आना चाहिए। सवाल स्क्रीन पे आया, वेयर वाज द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पास्ड। रिकॉल करते चलो अपने दिमाग में, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की पूरी कहानी हमें समझ में आ गई कि हाँ कम्युनिटी और कंजर्वेशन में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जब लोकल कम्युनिटीज के साथ कोलैबोरेट करके कंजर्वेशन करती है। पहली बार कहां स्टार्ट हुआ था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसी चीज, ओडिशा में। सिंपल, ठीक है, द राइट आंसर इज ओडिशा। कितने लोगों ने मन में ओडिशा बोल दिया था, जितने लोगों ने बोला मैंने सुन लिया, मन से जुड़े हैं, तो ओडिशा इज द राइट आंसर। तो जो एमसीक्यूज दे रहा हूं तो उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप उधर से रिकॉल करते चलना। ठीक है, उधर से रिकॉल करते चलना। अगला सवाल, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है, तो अगेन वही कम्युनिटी। अच्छा, एक अप्रोच बता रहा हूं, जब भी कोई सवाल आए ना तो सवाल का जवाब आए ना आए उसके पहले यह आना चाहिए कि वो सवाल आया कहां से, उसको नैरो डाउन करो कि ये सवाल कहां से आया है। तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन वाला टॉपिक है, वहां पे बताया गया है कि हाँ सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, तो वहां पे लोगों ने क्या किया, साइटिंग दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, माइनिंग को बंद करवाया था। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां, तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान। राजस्थान, ठीक है, तो राजस्थान इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राजस्थान। समझ में आ रहा है ना, तो ये एक अप्रोच लेके चलना है ऐसे कि कोई भी सवाल जब आता है तो उसको नैरो डाउन जरूर करना। आगे बढ़ते हैं। In dash in the third world countries is often cited as the cause of environmental degradation। अब इस सवाल को डालने के पीछे का एक इंटेंशन है, वो क्या है, बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर ये वो डिलीटेड पार्ट से आया ये क्वेश्चन, बिल्कुल डिलीटेड पार्ट से आया। अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आ गया जो कि ओपन एंडेड है, मतलब ये एक ऐसी चीज है जरूरी नहीं कि किताबों में ही पढ़ने को मिले, ये तो ओपन एंडेड वैल्यू बेस्ड टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है, मतलब जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, सारी, तो इन देशों में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का क्या कारण है, तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, रूरल अर्बन डेवलपमेंट, ओवर पॉपुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये भी सही लग रहा है, 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 क्या कारण हो सकता है। एमसीक्यू में आपको अगर पता हो तो 4 में से एक ही ऑप्शन का सही आंसर, मतलब एक ही ऑप्शन जो होता है सही आंसर होता है।
तो द राइट आंसर यहाँ पे जो होगा वो ओवर पॉपुलेशन होगा। मतलब ऐसे केसेस में जब फंसो, जब जहां आपको लगे कि एक से ज्यादा सही आंसर हो सकते हैं, तब आंखें बंद करना, ठीक है, और याद करना मुझे, और ध्यान में लाना इस बात को, क्या है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है, जो कोई एनसीईआरटी में पढ़ते हुए आपने देखा होगा, जो आपको चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा सही लग रहा हो, वो राइट आंसर होता है। तो ओवर पॉपुलेशन इज द राइट आंसर, और इस तरह के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो तैयार खड़े रहना उनके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। जैसे ये वैल्यू बेस्ड एक और क्वेश्चन दिया, ओपन एंडेड है, जरूरी नहीं कि आपको एनसीईआरटी में एज इट इज लाइन मिले, लेकिन ऐसे सवाल आने की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को जब बढ़ाने की बात करी है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि इस तरह के सवाल आए, ठीक है। तो सवाल क्या है? द ट्री इज अ पेक्यूलियर ऑर्गेनिज्म ऑफ द अल्टीमेट काइंडनेस। क्या लगता है आपको? असर्शन रीजन में 3 स्टेप है बस। पहले चेक करो क्या असर्शन सही है, फिर चेक करो क्या रीजन सही है। अगर चेक 1 चेक 2 हो जाता है तो तीसरे नंबर पे चेक करेंगे कि क्या रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। अगर तू सवाल होता तो क्या ये उसका जवाब बन सकता था, बन सकती थी, जो भी है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या देखेंगे कि ट्री इज अ पेक्यूलियर ऑर्गेनिज्म ऑफ अल्टीमेट काइंडनेस। जी हाँ, आप सभी ने बचपन में कहानी सुनी होगी क्या, कि एक बच्चा रहता है, वो पेड़ के पास जाता है, छोटा रहता है जब, तो पेड़ उसको आम देता है। वो बड़ा हो जाता है, बोलता है कि मुझे शादी हो गई, मेरी कमाने खाने के लिए कुछ चाहिए, तो पेड़ बोलता काट के ले जाओ, मुझे मेरी नाव बना लेना, ठीक है। तो वो लकड़ी कट जाती है, नाव बन जाती है। अब वो बूढ़ा हो जाता है, वो फिर पेड़ के पास आता है कि कुछ दो मुझे, तो बोलता अब तुम थक गए हो तो मेरे मतलब कटे हुए उस तने पर बैठ के आराम कर लो। तो ट्री जो है, तो अ ट्री इज अ पेक्यूलियर ऑर्गेनिज्म ऑफ अल्टीमेट काइंडनेस। सही भाई साहब। रीजन देखो क्या है, तो ट्रीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच मेक्स नो डिमांड्स फॉर इट्स सस्टेनेंस एंड एक्सटेंड्स जनरसली द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स लाइफ एक्टिविटी। सही बात है, ठीक है। क्यों उसका मतलब बोलते हैं ना कि बहुत उदार व्यक्तित्व है, पेड़ क्यों ममता की मूर्ति है, क्योंकि वो हमसे मांगता कुछ नहीं, और उसका जो भी होता है उसके पूरे जीवन काल में वो हमें दे देता है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो इट इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो असर्शन को क्वेश्चन बनाया करो और देखा करो कि क्या रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यस, दिस इज द परफेक्टली मैच्ड पेयर। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following conservation strategies do not directly involve community participation? By the way, इस चैप्टर का मैंने आपको नया वो भी दिया है, क्या नया वीडियो भी दिया है, मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा कटपिट हुआ था, तो इस चैप्टर का एक नया वीडियो भी दिया है। तो अगर आपने पुराना वीडियो देख लिया, वेल एंड गुड, क्योंकि सब कुछ है उसमें नए वीडियो में, और जितना एग्जाम में आना, जितना नई एनसीईआरटी रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी में है, उतना भी बना दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following conservation strategies do not directly involve community participation? मन में जवाब आना चाहिए, क्या है? तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किस एक्टिविटी में नहीं होता है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में तो होता है, चिपको मूवमेंट में भी होता है, बीच बचाओ आंदोलन में भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन तीनों ही कैटेगरी में हमने देखा क्या, कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इन तीनों कैटेगरी में हमने देखा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का डिमार्केशन करने में होता है क्या? लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट करेगी। तो डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में नहीं होता है। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझे ना? मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना, तो उसमें लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो सरकार अपने एंड पे कर लेगी तय। फाइन। एक और क्वेश्चन, मतलब कुछ और क्वेश्चन, ताकि वार्म अप हो जाए, आपको फील हो कि हाँ बन रहे नहीं बन रहे इस चैप्टर के सवाल, फिर मैं आपको शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर देना चालू करूं। अगला सवाल है, one of the methods of sustainable forest management is diversification of plant and wildlife. One of the method of sustainable forest management is diversification of plant and wildlife. ठीक है, प्लांट और वाइल्ड लाइफ को मतलब जितना डाइवर्स रखोगे उतना अच्छा पॉसिबिलिटी रहेगी कि सस्टेन कर जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। Which of the following method can be similarly categorized under the sustainable forest management? सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए और क्या चीज सही है? फेलिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ काटने से ना बाबा ना, ठीक है, पेड़ काटने से तो बचेंगे नहीं ना। फिर क्या है? कैटेगराइजिंग फॉरेस्ट अंडर रिजर्व फॉरेस्ट, कैटेगराइजिंग फॉरेस्ट अंडर रिजर्व फॉरेस्ट, जी हाँ, ठीक है। तो कैटेगराइजिंग फॉरेस्ट अंडर रिजर्व फॉरेस्ट, तो आप जैसे देखेंगे कि हाँ फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया, तो उससे आप कंजर्व कर रहे हो। लॉगिंग ऑफ वुड्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज ना, ठीक है, इससे भी तो आप नुकसान पहुंचा रहे हो। मेकिंग गवर्नमेंट अ स्टेक होल्डर इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये लग सकता है कि ये भी सही है, लेकिन समझो गवर्नमेंट तो ऑलरेडी है स्टेक होल्डर, मतलब गवर्नमेंट ने तो पहले ही जिम्मेदारी ली है। यहां पब्लिक को अगर स्टेक होल्डर बनाओगे ना, तो काम की चीज है, ठीक है। तो यहां पे ये भी नहीं होगा, यहां पब्लिक होता तो हम एक थॉट दे सकते थे। बाकी बी इज द राइट आंसर, कि कैटेगराइज करो रिजर्व फॉरेस्ट में, तो रिजर्व करेंगे तो उसको आगे जाके प्रिजर्व करेंगे, रिजर्व करेंगे प्रिजर्व करेंगे, है कि नहीं?
तो आगे बढ़ते हैं, वन मोर क्वेश्चन क्या है, देखो क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये चैप्टर जो है ना उंगलियों पे गिने जा सके सिर्फ इतने ही टॉपिक में बसा हुआ है, तो मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ी डील नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। अब क्वेश्चन आया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कंटेक्स्ट में चीजें लिखी गई है। अंडर दिस एक्ट ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वाज पब्लिश्ड, सही बात है, ठीक है। तो अंडर दिस एक्ट रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीशीज इज प्रोटेक्टेड बाय बैनिंग हंटिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, सही बात है। जितने बच गए उनको ही प्रिजर्व कर लो, ठीक है, उतना ही बचा लिए तो बहुत बचा लिए। तो ये बात भी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बताया गया है कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986 वर ओनली एप्लीकेबल टू लार्ज क्रिएचर्स। हाँ जी, क्या बताया मैंने तुम्हें कि जब एमसीक्यूज की बात हो और इस तरह के एक्सट्रीम वर्ड चले जाए, ओनली, ऑलवेज, ठीक है, तब आपको एक अपने दिमाग में डाउटफुल वाला क्वेश्चन मार्क उठाना है। तो देखो क्या हो रहा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1980 का, वो सिर्फ लार्ज क्रिएचर्स को बचाए ऐसी तो कोई बात नहीं थी, वो तो इंसेक्ट को, और इनफैक्ट ये जो 2 अमेंडमेंट्स हैं इनके बाद में तो इंसेक्ट को, मॉथ्स, बीटल्स, बटरफ्लाइज, इनको भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है क्या है, विभीषण है। तो बचा क्या 1 एंड 2, 1 एंड 2 यानी कि ए इज द राइट आंसर। आया था तुम्हारे मन में 1 एंड 2 आना चाहिए, ठीक है, 1 एंड 2 आना चाहिए, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, एक अध्याय समाप्त। फीलिंग कॉन्फिडेंट और नॉट। कॉन्फिडेंट फील होना होगा आपको ऐसा कि हाँ इतने क्वेश्चंस करें, तो इससे एक वार्म अप हुआ, हमें समझ में आया कि चैप्टर पढ़ा था तो कितने बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। अब आ जाओ, मैं आपको बता रहा हूं कि इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखना मेरी इस बात को, क्या कि गिने हुए टॉपिक से, बस ऐसे बोलते हैं ना कीवर्ड्स इस चैप्टर में गिनती के हैं, उन पे वेरी शॉर्ट आंसर बन के आने की पॉसिबिलिटी तेज होती है। जैसे बायोडाइवर्सिटी, मतलब क्या है, जो विविधता है, क्या बोलते हैं, पशु पक्षी और इन जीव जंतु जितने भी हैं, जितने भी डाइवर्सिटी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जो डाइवर्सिटी है वही बायोडाइवर्सिटी है। और वो बायोडाइवर्सिटी ऐसी कि सब क्लोजली इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, तो बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है उसको, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज व्हिच आर डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन but closely integrated through a system of multiple network of interdependencies। क्या है कहानी, मतलब बायोडाइवर्सिटी सिंपल सी चीज कह रहा है कि वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज जो कि डाइवर्स इन दी फॉर्म्स एंड फंक्शंस, उनके फॉर्म्स में, फंक्शंस में दे आर डाइवर्स, ठीक है, इन देयर फॉर्म्स एंड फंक्शंस दे आर डाइवर्स, बट दे आर क्लोजली इंटीग्रेटेड आपस में, लेकिन इंटीग्रेटेड बहुत क्लोजली होते हैं सारे। जैसे आप देखो कि मनुष्य जो है पेड़ पर निर्भर है, पेड़ मनुष्य पर निर्भर है, पशु पक्षी सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ठीक है, थ्रू अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल नेटवर्क्स ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज, ठीक है। हमें उनसे भोजन चाहिए, उन्हें हमसे भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो ये सारी चीजें रहती है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी सही है, समझ में आ गया बायोडाइवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द जो आएगा, या फिर इनफैक्ट ये जैसे देखोगे ना, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो ये अपने आप में 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि सवाल बहरूपिया है, ठीक है। तो वही है कि जब 1 नंबर में पूछा तो कंप्रेस करके लिखेंगे, 5 नंबर में पूछा तो सारे पॉइंट, सारे प्रोविजंस लिखेंगे, स्ट्रेच करके लिखेंगे, वो तुम्हें च्युइंगम की तरह खेलना होगा उससे, ठीक है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 was enacted by the government of India to safeguard wild animals, birds and plants with an aim to ensure the ecological and environmental security of India। इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। The Indian Wildlife Protection Act also provides details about restrictions on hunting to safeguard animal species। देखो ये क्रिस्प आंसर हुआ, मतलब क्या है कि जब इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1 नंबर 2 नंबर में पूछा है तो हमने बता दिया हाँ कि 1972 में इनेक्ट हुआ था। इसका इस्तेमाल यह था कि बर्ड्स, एनिमल्स, इन सारी चीजों को बचाया जा सके, इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल बैलेंस, सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, दैट्स इट। अगर यही 5 नंबर में आएगा, अभी आगे आएगा, तो 5 नंबर के हिसाब से लिखेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि देखो 3 टॉपिक, एक बस एक कंजर्वेशन जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आ गया, दूसरा आप देखेंगे तो टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों फॉरेस्ट की कैटेगरी आ गई, रिजर्व, प्रोटेक्टेड, अनक्लास्ड, और तीसरा टॉपिक जो है, तो तीसरा टॉपिक आपका है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। 3 टॉपिक पे ही क्वेश्चन बनना है इसमें बस, क्योंकि चैप्टर इतना बड़ा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर इतना बड़ा है। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, कंजर्वेशन का जो कदम उठाया गया, तो उस कंजर्वेशन के कदम उठाने वाली प्रोसेस में
इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जैसे ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज निकाली गई, नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए गए, अलग अलग स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोग्राम चलाए गए। उन प्रोग्राम में एक प्रोग्राम था प्रोजेक्ट टाइगर। फाइन, प्रोजेक्ट टाइगर क्या कहता है भाई साहब? प्रोजेक्ट टाइगर ये कहता है कि टाइगर टाइगर बचाना है अपने को, ठीक है। तो टाइगर कैसे बचाएंगे? तो टाइगर को बचाने की, जब मैं टाइगर आया, कुछ बच्चे समझ गए होंगे, एक पता नहीं किसी ने क्लिप काट के उसको वायरल कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए यहां पे प्रोजेक्ट टाइगर पे एक मुस्कान बनती है। अब प्रोजेक्ट टाइगर में अगर आगे बढ़े तो प्रोजेक्ट टाइगर इज अ प्रोग्राम सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1973, ठीक है। 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। 1973, एक साल बाद प्रोजेक्ट टाइगर, उन्होंने देखा कि टाइगर की पॉपुलेशन बिंडल हो रही है, ठीक है, कम हो रहे हैं टाइगर। एक समय इतना था कि देश में बहुत सारे टाइगर थे, अब क्या बोल सकते हैं, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए थे कि नहीं बचाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि प्रोजेक्ट टाइगर इज अ प्रोग्राम सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1973 फॉर द सोल पर्पस ऑफ कंजर्विंग टाइगर्स। टाइगर्स को बचाना है, इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। इट इंश्योर्स दैट टाइगर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटिंक्शन ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बाय पोचिंग बाय हंटर or poaching by hunters. This project has also helped the number of tigers increase pretty consistently, ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया गया था? टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए, ताकि जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से, पोचिंग से, हंटर्स के द्वारा टाइगर की पॉपुलेशन को नुकसान पहुंच रहा था, उससे टाइगर को बचाया जा सके। और इस प्रोजेक्ट के चलते क्या है कि टाइगर्स की पॉपुलेशन बड़ी भी है, ठीक है, टाइगर्स की पॉपुलेशन बड़ी भी है। फाइन, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, नहीं, रिजर्व फॉरेस्ट, जस्ट इसके पहले मैं पॉलिटी पढ़ रहा था तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गया, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट, अब देखो क्या है, कंजर्वेशन वाला एक टॉपिक था जिसमें कीवर्ड के फॉर्म में क्या क्या है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ सकता है, बायोडायवर्सिटी पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जा सकता है। तो यही ऐसे शब्द हैं जिन पे आंसर बन सकता है। अब दूसरा टॉपिक जो आपका आ रहा है क्या है? टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट में 3 शब्द ही पूछे जाएंगे आपसे, इसके बाहर पूछे नहीं जा सकते, लिखवा लो चेक पे, ठीक है। क्या कि रिजर्व फॉरेस्ट पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो रिजर्व फॉरेस्ट में क्या जाएगा? मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। आधे से ज्यादा जमीन को कंट्री में क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट, जितना भी मतलब जंगल का क्षेत्र जो है, तो आधे से ज्यादा जंगल के क्षेत्र को रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाला गया है। दीज फॉरेस्ट कम अंडर द गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एंड आर कंप्लीटली रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या होता है? जो आपने बचा के रख लिया है। क्यों? क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट वो होते हैं जिसमें इमेंस वेल्थ है, ठीक है, इमेंस वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ वुड, टिम्बर, ये सारी चीजें, जो बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं ना, रिच फॉरेस्ट एरिया है, वो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया की कैटेगरी में आता है। सो दीज फॉरेस्ट कम अंडर द गवर्नमेंट प्रोटेक्शन and are completely reserved. Activities like poaching, hunting are said to be illegal to have illegal and have the most valuable resources. समझ में आ रहा है ना? देखो फ्लो समझ में आना चाहिए चैप्टर का, कि हाँ कंजर्वेशन वाले टॉपिक से कीवर्ड्स ये थे, इन पे सवाल बन सकता है। टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक जो सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, उस पे रिजर्व फॉरेस्ट पूछा जा सकता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पूछा जा सकता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है? तो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का आंसर मतलब जो कि टोटल फॉरेस्ट एरिया का 1/3 है। रिजर्व और प्रोटेक्टेड को मिला लोगे तो परमानेंट फॉरेस्ट होता है। ये एक सिंपल सा एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है, जो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट प्लस रिजर्व फॉरेस्ट दोनों मिलके परमानेंट फॉरेस्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट विद सम अमाउंट ऑफ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस, ठीक है, इन सर्टेन कंट्रीज, ठीक है। हियर द हैबिटेट एंड रेसिडेंट स्पीशीज आर गिवन लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी फर्दर डिप्लीशन। ये पॉइंट आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जब लिखोगे तो ध्यान रखना है क्या, कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लिखते समय में इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहां पे लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन। प्रोटेक्ट किसे करोगे? जिसे खतरा होगा, समझे? तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो डिप्लीट हो रहे थे, तो उन्हें फर्दर डिप्लीशन से बचाने के लिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है। समझ गए? ठीक है। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज डिक्लेयर्ड एज द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है उसको क्या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया, ठीक है। 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज डिक्लेयर्ड एज द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब तीसरा कैटेगरी क्या है? तीसरा कैटेगरी ये रहा आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ठीक है, जो रिजर्व नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है, जो बचा हुआ जंगल है, सब अनक्लास्ड फॉरेस्ट, मतलब विच इज ओपन टू पीपल, ठीक है, जहां पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, मूवमेंट फ्री होती है, वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट आर ओन्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जैसे प्राइवेट फॉरेस्ट भी होते हैं लोगों, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा या प्राइवेट इंडिविजुअल और कम्युनिटीज के द्वारा जो ओन किए गए फॉरेस्ट है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें
अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहा जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गया। अब क्यों? क्योंकि देखो वहां ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उस बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन के चलते क्या होगा, बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन के चलते यही होना है कि ट्राइबल पॉपुलेशन है तो उनके खुद के अपने जंगल होंगे। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, गुजरात वाला पार्ट हो गया, तो ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में यहाँ पे अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, अनक्लास्ड फॉरेस्ट हो गए। और क्या है, जैसे मैंने बताया कि इसमें तीसरा टॉपिक जो बनेगा, सेकेंड टॉपिक में जो 3 सब टॉपिक है, परमानेंट फॉरेस्ट। अब देखो सॉरी क्या हो गया हमारा यहाँ पे, जैसे अगर आप देखोगे रिजर्व हो गया, एक प्रोटेक्टेड हो गया और एक अनक्लास्ड हो गया। अब एक और चीज जो है तो वो परमानेंट फॉरेस्ट जो मैंने आपको बताया, तो रिजर्व फॉरेस्ट प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है तो ये दोनों मिलके परमानेंट फॉरेस्ट बन जाते हैं, दोनों मिलके परमानेंट फॉरेस्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम यहां देखें तो रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट। ठीक है, these are maintained for the purpose of producing timber and many and other forest products for the protective reasons। तो जैसे अगर हम देखें तो जो ब्रॉडली रिजर्व्ड है, जिसके अंदर मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स हैं, और जो प्रोटेक्टेड है जिनको फर्दर डिप्लीशन से बचाना है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो परमानेंट फॉरेस्ट बनता है। और परमानेंट फॉरेस्ट जो है तो कंट्री का एक तरह से वो फॉरेस्ट है जो गवर्नमेंट के स्ट्रिक्टली सुपरविजन में आ जाता है। मध्य प्रदेश जो है कंट्री में, एक फैक्ट हो गया, एक नंबर में सवाल बनेगा तो ये चीज ध्यान रखना है कि कंट्री में लार्जेस्ट परमानेंट फॉरेस्ट का एरिया जो है वो कहां पे है, मध्य प्रदेश स्टेट में है। क्योंकि मध्य प्रदेश स्टेट क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखोगे तो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है कंट्री का, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, और उसमें बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद तीसरा कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन वाला टॉपिक है। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन में ये बताया गया कि कम्युनिटी के क्या इनिशिएटिव्स है, तो सिरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है वहां पे, आप जैसे देखोगे तो अलवर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, बीज बचाओ आंदोलन की हो रही है, चिपको मूवमेंट की हो रही है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की हो रही है। इन 5 टॉपिक्स के अलावा कम्युनिटी कंजर्वेशन में एक सब टॉपिक दिया गया है, वो है सेक्रेड ग्रुप्स। ठीक है, अब सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, ये सवाल में एक अपने आप, मतलब एग्जाम में ही अपने आप में एक छोटा सवाल बन के आ सकता है। तो सेक्रेड ग्रुप्स में क्या लिखेंगे, सेक्रेड ग्रुप्स आर ट्रैक्स ऑफ फॉरेस्ट विच आर रीजनरेटेड अराउंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, मतलब ट्रैक्स ऑफ फॉरेस्ट, माउंटेन, स्प्रिंग्स, कुछ भी हो सकता है जहां पे आस्था जुड़ी हुई होती है। ठीक है, मतलब जहां पे क्या है, जहां पे लोगों का ऐसा श्रद्धा है, ऐसी मान्यता है कि ये पूजनीय है। ठीक है, जहां पे लोग नेचुरल रिसोर्सेज को पूज रहे होते हैं तो वो सैक्रेड ग्रूव्स हो जाते हैं। ठीक है, स्पेशली द ट्रैक्स ऑफ फॉरेस्ट। क्लासिकल एग्जांपल क्या है, हुआ। ठीक है, हुआ मतलब कि वो जो मूवी है कांतारा, ठीक है, तो उसमें आपने देखा ना, उसमें क्या है कि वो जो जंगल है वो देव के जंगल है। ठीक है, और वो राजा उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीजें, तो लोगों ने मान्यता रखी कि नहीं ये हमारे देव के जंगल है, तो देव नाराज हो जाते थे। ठीक है, तो यहां पे आप जिस देखोगे तो सैक्रेड ग्रूव्स आर ट्रैक्स ऑफ फॉरेस्ट विच आर रीजनरेटेड अराउंड द प्लेस ऑफ वर्शिप। These are the parts of forest left untouched by the local inhabitants and are protected by the local people due to their culture and religious beliefs। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा क्या कि these are the parts of forest left untouched by the local inhabitants and are protected by the local people due to their culture and religious beliefs। ठीक है, तो लोगों के धार्मिक और सांस्कृतिक भाव जुड़े हुए रहते हैं, इस कारण से उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, पूजनीय हो जाते हैं, वर्शिप किया जाता है। सिंपल, 2 लाइन में 2 नंबर में पूछा गया, 2 लाइन में 2 पॉइंट बना के बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा ये जो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन वाला टॉपिक है, इससे एक सवाल ये भी बन सकता है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बता दो। ठीक है, वैसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 3 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, और अपने आप में 2 नंबर में भी आ सकता है। क्या है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो अगर आप जैसे लिख रहे हैं तो सिंपल चीज लिखना है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट के कोलैबोरेशन से जो कंजर्वेशन किया जा रहा है फॉरेस्ट, वो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने उड़ीसा में पहली बार स्टार्ट किया गया था। और इस जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के इनिशिएटिव के चलते कि जो लोग रहते हैं तो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स दिया जाता है, और बदले में जब सक्सेसफुल हार्वेस्ट होती है तो उसमें शेयर भी दिया जाता है, और नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स वो जंगल से जाके ले सकते हैं। सिंपल सी चीज। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। In 1988, the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management। ठीक है, स्टेट ऑफ ओडिशा जो था तो उसने पहला जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का रेजोल्यूशन पास किया था 1988 में। आगे, अंडर दिस प्रोग्राम लोकल और विलेज इंस्टीट्यूशंस अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो लैंड मैनेज की जा रही थी, जो डिग्रेडेड है, खराब थी, उसको कंजर्व करने में, उसको रिस्टोर करने में लोकल कम्युनिटी का साथ लिया जाता है। बदले में क्या मिलेगा, तो लोकल कम्युनिटी को बदले में क्या मिलेगा कि लोकल कम्युनिटीज गेट बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड शेयर्स इन द टिम्बर
हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन, तो जो सक्सेसफुली प्रोटेक्ट कर लिया, बचा लिया, उसमें उन्हें शेयर मिल जाता है हार्वेस्ट मिल में। ठीक है, ये हो गया। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर बात करें तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखो, वैसे जो हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में टॉपिक्स कवर करे वो ऑलमोस्ट चैप्टर के सारे कीवर्ड्स कवर कर लिए कि यहां से सवाल बन के आ सकता था। अब यहां जो है तो अब ये वही है कि कान ऐसे पकड़ रहे हैं फिर कान ऐसे पकड़ रहे हैं, तो सवाल बहरूपिया है ना, तो बहरूपिया के अलग अलग रूप देख रहे हैं। जैसे इंपॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट इन आवर लाइफ, ये क्या है, ओपन एंडेड है। हमें ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है, हमें फॉरेस्ट एरिया है तो उससे हमें क्या मिल रहा है, मान लो कि इकोलॉजिकल बैलेंस हो रहा है, बारिश आ रही है, मेडिसिन मिल रही है, फाइन। ये सारे ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इनके लिए तैयार रहना। इस चैप्टर से ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्योंकि मैंने देखे हैं, सैंपल पेपर्स में देखे हैं, जैसे जो सीबीएसई क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन निकालता है उसमें देखे हैं, तो इस चैप्टर से ओपन एंडेड क्वेश्चन आएगा तो ऐसे हाथ नहीं खड़े कर देना, वो भाई साहब कहां से करेंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज इनसाइड यू ना, वो तुमने सब पढ़ा है, कहानी बना के तो बहुत अच्छी जलेबी जैसी लिखते हो, तो यहां पे ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन आए तो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करना। सिंपल, फॉरेस्ट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ एज दे आर हाउस ऑफ ऑल रिसोर्सेज एंड नेसेसिटीज, दे आर नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स, ठीक है, प्रोवाइड फूड एंड आर नेचुरल हैबिटेट टू एनिमल्स, contain natural medication and provide us with fuel wood, ठीक है, the cattle graze in the forest gets food as well। फिर उसके बाद में क्या है, forest maintain balanced life on the planet, ठीक है, on the planet। तो सिंपल से पॉइंट्स है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे 3 पॉइंट आप लिखना है। एक थंब रूल है हमारा, क्या है, देखो जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, मतलब इस वीडियो के थ्रू पहली बार हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, तो यू माइट थिंक ये सर इतना खुश होकर क्यों पढ़ा रहे हैं, बिकॉज आई लव दिस, ठीक है। यू माइट थिंक ये सर पता नहीं क्या क्या कोड वर्ड में बोल रहे हैं, मन से जुड़े हैं और सवाल बहरूपिया है, तो कुछ चीजें हैं, सब्सिक्वेंटली जब आगे आगे वीडियो देखते जाओगे तो तुम्हारा भी सेट हो जाएगा। तो हमारा एक थंब रूल क्या है कि जितने नंबर का सवाल है मिनिमम उतने पॉइंट लिखना है, मतलब लिखना है, ठीक है, मच्छर, जितने नंबर का सवाल है मिनिमम उतने पॉइंट लिखना है, मतलब लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ 3 नंबर के अगर सवाल रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो मिनिमम 3 पॉइंट हमारे जाएंगे। गॉट इट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन आए तो तैयार रहना। अब जैसे 3 टॉपिक है, तो हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, कम्युनिटीज ने कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व किया और प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। तो हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, तो कम्युनिटी के प्रोटेक्शन की बात आ रही, लेकिन 3 नंबर में पूछा है, तो अब पॉइंट तो बहुत सारे, सिरिस्का वाला है, अलवर वाला है, चिपको मूवमेंट है, नवदन्या है, बीच बचाओ आंदोलन है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, क्या क्या लिखूं सर बताओ। तो आप मिनिमम 3 पॉइंट लिखना, बस 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि यही 5 में भी बताऊंगा मैं आपको। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, जैसे इन दी सिरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट द माइनिंग एक्टिविटीज साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो थोड़ा ऐसा एक्सपैंड करके मैं आपको सिर्फ थ्रेड पकड़ा रहा हूं, खींचना आपको है फिर वहां से, ठीक है। द चिपको मूवमेंट व्हिच वाज कंडक्टेड इन द हिमालयाज हैज सक्सेसफुली रेजिस्टेड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज। चिपको मूवमेंट ने क्या करा, डिफॉरेस्टेशन को रेजिस्ट किया है, लोग पेड़ों के जाके गले मिल गए थे कि पेड़ काटने से पहले हमें काटो, वैसा। बीज बचाओ आंदोलन इन तेहरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड कंजर्व्ड लोकल सीड डाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट। बीज बचाओ आंदोलन जो रहा तो उससे क्या हुआ, उससे आपको देखने को मिल रहा है कि लोकल सीड्स वगैरह को बचाया गया। नवदन्या जो कि एक एनजीओ है जिसने क्या किया, जैसे आप देखेंगे तो जो कह सकते हैं ना कि ट्रेडिशनल सीड्स है, नॉन मॉडिफाइड जो है, उनके कंजर्वेशन पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आपको जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ध्यान आना है, इसमें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लिख दो। अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में जहां पे आप देखेंगे तो विलेजर्स जो तो दे हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, दे डिक्लेयर्ड द एरियाज भैरवदेव धाकव सेंचुरी, वो लिखना चाहो तो वो लिख दो। तो आपको कम्युनिटी ने क्या कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो पॉइंट लिखना है। सवाल समझो, नैरो डाउन करो, कहां से आ रहा है टॉपिक, दाग दो आंसर, ठीक है, इतना करना है बस। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन एनी थ्री मेथड्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। दिमाग घुमाओ जरा, थोड़ा सा नैरो डाउन करो कहां से आया है। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वाला जो टॉपिक है तो उसमें हमने यही तो पढ़ा है कि सरकार ने क्या कदम उठाए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, पूछा यही है, सवाल वह है, ठीक है। तो पूछा यही है कि एक्सप्लेन एनी 3 मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद हमें समझ में आया कि भाई साहब हम आजाद हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जीव जंतु और पेड़ पौधों को खत्म कर दें। तो गवर्नमेंट ने फिर क्या, उसके चलते जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, कंजर्वेटिव थे, उन्होंने जब आवाज उठाई तो गवर्नमेंट ने फिर स्टेप्स लेना चालू करे। तो जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाए, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स वगैरह बनाए, ठीक है। तो यही सारे पॉइंट्स आंसर में जाएंगे, ठीक है, सिंपल। तो मेथड्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर, आंसर जब लिखो ना तो एक थोड़ा इंट्रो और कंक्लूजन वाली ऐसी चीजें रखा करो तो एक डिसेंसी समझ में आती है कि हाँ बच्चा ऐसा नहीं कि बस धड़ से शुरू हो गए, ठीक है, थोड़ा एक फ्लो मेंटेन रहता है। व्हाट इट
सॉरी, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंप्लीमेंटेड द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। एक ये पॉइंट हो गया, हाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, ठीक है। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट हैज क्लासिफाइड फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज, ये भी कंजर्वेशन का ही तो स्टेप है। गवर्नमेंट ने रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया सो दैट फॉरेस्ट रिसोर्सेज कैन बी मेंटेन्ड। गॉट माय पॉइंट। फिर क्या है, द सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब यही सवाल 5 में आ जाएगा, मतलब 5 नंबर के लिए। तो देखो मैं आपसे भी बोल रहा हूं कि इस चैप्टर में कोई बहुत बड़ी ऐसी तोप नहीं है कि अलग अलग सवाल आ सकते हैं कि हिस्ट्री में जैसे जगह जगह कोने से सवाल निकल के आ सकते हैं। कंजर्वेशन की बात हो रही तो वो 5-6 चीजें हैं वही कंजर्वेशन में दोहराई जाती है। तो जैसे ये कंजर्वेशन में अगर 3 नंबर में सवाल आया तो आ गया सवाल बहरूपिया, दिखाऊं कैसे। अब देखो क्या है, व्हाट हैज बीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन प्रोटेक्टिंग एनिमल हैबिटाट्स इन इंडिया। ठीक है, यहां गवर्नमेंट की बात हो रही थी तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी तो गवर्नमेंट के द्वारा ही निकाला गया है। और यही सवाल अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ गया 5 नंबर के लिए, क्या लिखोगे। ठीक है, शुरू हो जाएंगे भाई कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कैन बी सीन थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या है, तो एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वाज पब्लिश्ड, द एक्ट ऑफ बैनिंग हंटिंग ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीशीज वाज देयर। ठीक है, इट आल्सो गिव लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। लीगल प्रोटेक्शन दिया हैबिटेट को, ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया। ठीक है, ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ को रिस्ट्रिक्ट किया। मेनी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वर एस्टैब्लिश्ड इन विच कमर्शियल एक्टिविटीज वर फॉरबिडन। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह इनको एस्टैब्लिश किया गया, नेशनल पार्क्स को, जहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज रोक दी गई है। सोल पर्पस था प्रोटेक्शन का। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट्स, जैसे क्या है, जो थ्रेटेड स्पीशीज थी तो हमने पढ़ा प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, तो प्रोजेक्ट टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोरस, कश्मीर स्टैग एंड हनगुल, इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट्स, पायलट प्रोग्राम चलाए गए। साथ ही साथ क्या है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था तो इसी में क्या हुआ, एक्ट ऑफ 1980 और 1986 जो है तो इसमें अमेंडमेंट के थ्रू, इनमें अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट के थ्रू लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज भी, इंसेक्ट हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज, जैसे बटरफ्लाई, मोथ, बीटल्स, इनको भी ऐड किया गया। इनफैक्ट एक और अमेंडमेंट होता है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, और जब क्या किया जाता है, जिसके थ्रू प्लांट्स को, प्लांट स्पीशीज को भी प्रोटेक्शन की लिस्ट में ऐड किया जाता है। होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताना कि वो कौन से ईयर का अमेंडमेंट था जिससे प्लांट्स को प्रोटेक्टेड लिस्ट में ऐड किया गया। सिंपल है, ठीक है। तो वही सवाल है, देखो कि कंजर्वेशन वाला टॉपिक है, उस पर सवाल है, तो उस पर इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट करके पूछ लेंगे, गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप लिया गया इस तरह से पूछ लेंगे, लेकिन घूम फिर के वो आना वही है कहानी, घबराना मत। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो जो आपका सेकंड टॉपिक है, जैसे बताना 3 टॉपिक है, फर्स्ट ये कंजर्वेशन हो गया, सेकंड टॉपिक जो आपका रहेगा कि टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, तो उसमें 3 तो चीजें ही हैं, रिजर्व, प्रोटेक्टेड, अनक्लास्ड, सिंपल, दैट्स इट। तो रिजर्व पूछ लो, प्रोटेक्टेड पूछ लो, अनक्लास्ड पूछ लो, एक साथ पूछ लो, अलग अलग पूछ लो, पूछ तो एक ही चीज रहे हो। परमानेंट फॉरेस्ट पूछ रहे हो तो रिजर्व और प्रोटेक्टेड होता है, हमें सब पता है, ठीक है, पढ़ के आए। तो वो अप्रोच रखना बेधड़क, ठीक है, वो अप्रोच रखना। तो हाउ वुड यू डिफरेंशिएट रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट के सारे पॉइंट्स और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के जब भी डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन आए, ठीक है, कसम है तुम्हें एसएसटी, अगर तुमने सीधे आंसर लिखे तो डिफरेंशिएट वाले आए तो ऐसे पॉइंट करके लिखना है, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएट ही करना है उनको प्रॉपरली। रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, राइट्स in reserve forest, rights to all activities like hunting, grazing etc are banned unless specific orders are issued by the government। ठीक है, फिर आप कह सकते हो कि मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स जो होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट में होते हैं। तो जो आप रिजर्व फॉरेस्ट को पढ़े थे वही की वही चीजें लिखना, बस यहाँ पे समझ गया मेरी बात। ये सारे नोट्स में दे दूंगा, लिखने मत बैठना कि हाँ लिखे जा रहे हैं, पेन से घिसे जा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, अनअकैडमी आपका जो कम्युनिटी सेक्शन होता है वहां पे पीडीएफ के फॉर्मेट में दे दूंगा सब कुछ तुम्हारा, ठीक है। तो रिजर्व फॉरेस्ट हो गया। प्रोटेक्टेड एरिया में राइट टू डू एक्टिविटीज लाइक हंटिंग एंड ग्रेजिंग एक्सेट्रा आर समटाइम गिवन टू कम्युनिटीज लिविंग ऑन द फ्रिंजेस ऑफ फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में और स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में उतना नहीं होता है। रिजर्व फॉरेस्ट जो रहते हैं तो हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन में बी अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क। लेकिन ये जो रहते हैं ना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो यहां पे इनको वाइल्ड लाइफ या नेशनल पार्क नहीं बनाया जाता, इनको तो पहले प्रिजर्व किया जा रहा है क्योंकि वो डिप्लीट हो गए थे। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट, और 1/3 जो है ऑन द अदर हैंड ओनली 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, फिर क्या है, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये सारे वो स्टेट है जहां पे बहुत डाइवर्स फॉरेस्ट है।
उन सब में रिजर्व फॉरेस्ट है। और ये स्टेट जहां पे डिप्लीशन हुआ है, जैसे बिहार में पॉपुलेशन बहुत है, ओडिशा में क्या है माइनिंग के चलते, हरियाणा पंजाब में खेती के चलते, हिमाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज टूरिज्म के चलते, राजस्थान में जैसे अगर आप देखोगे तो डिफॉरेस्टेशन के चलते। ठीक है, लार्ज स्केल पे क्या है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाए गए। क्यों? क्योंकि यहां पे डिप्लीशन ज्यादा है। कारण भी मैंने आपको बताया, रटना थोड़ी ना है, कुछ ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो ये रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में डिफरेंशिएट करते आना चाहिए आपको। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, इसी तरह से जैसे देखें तो लास्ट टॉपिक जो है आपका कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, उसमें क्या क्या टॉपिक बन सकते हैं। देखो, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक कीवर्ड है, सेक्रेड ग्रुप से कीवर्ड है, जो दोनों मैंने आपको बताया। कम्युनिटी कंजर्वेशन में और क्या है, तो एक सवाल यही बन सकता है, एक्सप्लेन एनी 5 रीजंस, 5 नंबर में आ गया। एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस, 3 नंबर में आ गया, जो हमने देखा था। तो 5 नंबर 3 नंबर जैसे पूछना है पूछ लो। ठीक है, हम पढ़ के पूरा हिसाब से चलेंगे। 5 रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ, और ना ठीक है, ठीक है। तो ये अलग क्वेश्चन अलग हो गया, ओपन एंडेड है। जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कम्युनिटी कंजर्वेशन से 5 नंबर का भी पूछा जाए तो जैसे यहां 3 बताया उसमें 5 ऐड कर लो। ठीक है, जैसे यहां पे 3 बताया है वहां पे 5 ऐड कर लो कम्युनिटी कंजर्वेशन में, काम सिंपल है। तो लास्ट क्वेश्चन अगर आप जैसे देखोगे, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन एनी 5 रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। इंडिया में फ्लोरा फौना को कंजर्व करने के लिए मतलब डिप्लीट होने के पीछे के 5 कारण बताओ। ओपन एंडेड है। पहले जो एनसीईआरटी थी उसमें ये सिलेबस में था, अब वो डिलीट हो गया है। तो 5 रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, क्या लिखोगे? सीधा है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन एक कारण है, माइनिंग है, लार्ज स्केल डेवलपमेंट है, रैपिड एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी, ओवर पॉपुलेशन। मतलब ये दिस इज समथिंग विच इज नॉट कि हमने किताब में नहीं पढ़ा तो आंसर कैसे लिखेंगे सर। आंसर लिखना भी एक आर्ट है, जैसे बताया ना। अभी ओपन चीज है, आप खुद सोचो कि क्या कारण होंगे जिनसे फ्लोरा फौना डिप्लीट हो रहा है, पशु पक्षी पेड़ पौधों को नुकसान पहुंच रहा होगा। तो ये सारे कारण है। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के चलते क्या फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर किया गया, उनपे खेती की गई। माइनिंग एक्टिविटीज के चलते क्या होता है, डीप स्कार्स डेवलप होते हैं, वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ वहां का डिस्टर्ब होता है। लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जैसे डैम वगैरह बनाए जा रहे हैं, उसका नुकसान है। रैपिडली एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी इज वन रीजन, ओवर पॉपुलेशन इज अनदर रीजन। सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू इंक्लूड। सिंपल, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, खूब मुस्कुरा रहे थे, हाँ सर समझ आ रहा, अब तुम्हारी बारी है। अब इसी तरह से टॉपिक्स वही है, सवाल बहरूपिया होगा बस। अगर क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन हाउ कम्युनिटीज हैव टेकन मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, 5 नंबर ये था, लिख पाओगे? तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, पीडीएफ ले लेना टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, फिर क्या है, द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडायवर्सिटी रेदर देन ऑन अ few of its components, justify with proper example। हाँ जी, ये बनेगा, समझा दे रहा हूं। मतलब आज जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो बायोडायवर्सिटी पे फोकस कर रहे हैं, तो आप 1 पॉइंट बायोडायवर्सिटी का लिख दो। चलो ठीक है, 3 नंबर में दे रहा हूं, 1 पॉइंट बायोडायवर्सिटी का लिख दो। आप बताना, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो सिर्फ टाइगर को नहीं बचाया जा रहा, हिरण दिख रहा तो बोलते हिरण को मार दो। टाइगर को बचाना है तो हिरण को भी क्या करना होगा, बचाना होगा आपको। ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जो क्या बोल सकते हैं प्रोजेक्ट्स है ना, तो वो सिर्फ कंजर्वेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, या फिर स्पीसीज के कंजर्वेशन पे नहीं है, वो पूरी बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन पे फोकस करते थे। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर से उसका पूरा हैबिटाट प्रोटेक्ट किया जाएगा, ना कि सिर्फ टाइगर, समझे? चलो और क्वेश्चन देखो, असेस द नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अगेन इस पे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ओपन एंडेड है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की, वही पूछा गया, असेस द नीड, समझे? चलो अगला, मोस्ट पीपल इन ट्राइबल एरिया इन इंडिया आर नेचर वर्शिपर्स। ठीक है, नेचर वर्शिपर्स। हाउ डज दिस बिलीफ हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी? चलो ये सवाल और ये सवाल बुआ मौसी के लड़के लड़की की टाइप नहीं लग रहे तुम्हें दोनों? कम्युनिटी कंजर्वेशन की बात की गई, यहां भी कम्युनिटी कंजर्वेशन, यहां और स्पेसिफिक करके ट्राइबल एरिया बोल दिया, तो आप सेक्रेट ग्रुप्स वाले पॉइंट कुछ डाल सकते हो। ठीक है, जल्दी दिमाग की बत्ती, सेक्रेट ग्रुप्स वाले पॉइंट डाल सकते हो। लिखना आंसर, ये भी 5 नंबर में दे रहा हूं, चलो लिखना सेक्रेट ग्रुप्स वाला। ठीक है, इन व्हाट वेज हैज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से एक ही टॉपिक को मैंने 3 तरह से पूछा है, बस आपको आंसर भी सेम जाएगा, बस जैसा सुर है वैसी ताल मिलाना होगी। ठीक है, लिखना यू पीपल आर गोइंग टू एंजॉय। ठीक है, तो दिस वाज द लवली स्मॉल चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। एग्जाम पैक खत्म। इंपॉर्टेंट चीज आप उसकी सुनते जाओ, क्या है कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं 31 जुलाई के पहले, तो मजेदार चीज ये है कि अभी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे, तो यू कैन सेव अप टू 35%। क्यों? क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे 10% प्राइस ड्रॉप हुआ है, तो आपको 25% मेरा कोड इस्तेमाल करने पे
जो कि है DIGRAJ दिगराज, नाम बता देना तुम्हारे भाई का बहुत नाम है, ठीक है। तो यू विल गेट 25% ऑफ प्लस 10% ऑन प्राइस ड्रॉप, ठीक है। तो इस तरह से 35% आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पे सेव कर सकते हो। सब्सक्रिप्शंस का करना क्या है, तो जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, आपको अगर डाउट आ रहा है सारी चीजें रहती है, तो जो अनअकैडमी प्लस पे क्लासेस होती है लाइव मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 6 से 7 क्लास 10th की मेरी क्लास होती है, तो उसमें आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन आपको वही 25% ऑफ मिलेगा टिल 31 जुलाई। यूज द कोड व्हाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन DIGRAJ दिगराज एंड यू विल गेट द डिस्काउंट ऑफ 25%, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप ऐसा है कि सर 1 साल का सब्सक्रिप्शन क्यों ले, 9 महीने तो पेपर ही हो जाएंगे, फिर तो 10वीं पास, मैथ साइंस लेंगे, सोशल को पूछेंगे भी नहीं, तो आपके लिए 9 महीने का भी ऑप्शन है, ठीक है। और 1 महीना मेरी तरफ से और ले लो, 10 महीना, अगर मान लो एग्जाम तुम्हारे आगे पीछे भी हुए तो 10 मंथ के सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, ठीक है वो 9 मंथ की, 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है, ठीक है। तो अगेन यूज द कोड दिगराज, यू विल गेट दिस सब्सक्रिप्शन आल्सो, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो पढ़ो लिखो, उन्नति करो, तरक्की करो। तरक्की बैच जो है, मेरे नाम का भी बैच तरक्की है, जिसमें 6 से 7 बजे तक 1 घंटा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लाइव क्लास होती है धुआंधार। तो इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन, ठीक है। और आपको और सारी टीम भी मिलेगी, समझ में आया, सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, सब कुछ पढ़ सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। ये था प्यारा सा चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस का भी एग्जाम पैक आपको मिल जाएगा, एग्जाम पैक है, पूरे चैप्टर के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, पढ़ो लिखो, ठीक है। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ, मुझे भी प्राउड फील करवाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट खुद को प्राउड फील करवाओ। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल, थैंक यू वेरी मच।